बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना सरफराज है और हम हर सैटरडे ये प्रोग्राम करते हैं लीगल इशू और सलूशन के नाम से। मियाँ सुहेल शुएब हमारे साथ होते हैं लाहौर से और हम आपके लिए सुहेल की मदद हासिल करते हैं। जो नए नए कवानीन आते हैं, नए नए कवानीन के ऊपर डिस्कस हो रही होती है, नए नए कवानीन के ऊपर प्लानिंग हो रही होती है कि अवामुन्नास के बेहतरी फ़ायदे के लिए हो, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे वो आवाम को फ़ायदा पहुँचा सकती है। इसके लिए आप और मैं सुहेल को वेलकम कहते हैं। और सुहेल अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बताइए क्या हमें बताने वाले हैं और किससे अवाम का, आम लोगों का फ़ायदा होने वाला है। हाँ जी, असल में ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि आजकल हमें ज़रूरत भी है कि एक शख्स ने जब पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करना है, हम्म। तो कानूनी तौर पे उसे कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। और जब वो बिज़नेस कर रहा है तो उसके ज़हन में होना चाहिए कि वो किस किस्म की एंटिटी चाहता है। ये जो सही। मैंने लफ्ज़ बोला है किस किस्म की एंटिटी चाहता है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा कि वो बिज़नेस करे और उस बिज़नेस के ज़रिए से उसे जो कानूनी इदारे हैं ना, उनकी तरफ से कोई तंगी ना आए। अक्सर होता है सही। इस तरह कि लोग बिज़नेस शुरू करते हैं और उसके अंदर उन्हें कानूनी तौर पे जब तंगियाँ आती हैं, तो फिर वो कोर्ट्स और लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अक्सर लोग जो है ना, वो इसी वजह से बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में बिज़नेस ही नहीं करना। हालाँकि सही बात। ये बात नहीं है, जब आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप कहीं पे भी दुनिया के अंदर बिज़नेस करेंगे, माँ सिवाय चंद कंट्रीज़ के, वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहाँ पे लॉ ऑफ टैक्सेशन एग्ज़िस्ट करता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, वहाँ के डूज़ एंड डोंट्स एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और इसी के साथ-साथ एक चीज़ जो नेसेसरी कंडीशन हो जाती है या बन जाती है, वो ये है कि जो शख्स भी बिज़नेस कर रहा है, वो अपने साथ एक लॉयर को लाज़मी एंगेज करे, ख़ास तौर पे एक बड़े पैमाने पे जो बिज़नेस कर रहे हैं, सो दैट कि उसे वो बिज़नेस करे और लीगली तौर पे जो भी उसकी कंप्लायंस है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लॉयर को वो लॉयर जो है ना उसको पूरा करे। अच्छा, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि कौन किस किस्म की एंटिटी चाहता है। तो सही। पाकिस्तान में जो है या कोई भी बिज़नेस आप यूनिवर्सली करते हैं, तो उसके अंदर 3 किस्म की एंटिटीज़ होती हैं। वो 3 सही। किस्म की कौन-सी है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, दूसरी पार्टनरशिप है और तीसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़। अच्छा। फ़र्क क्या है? फ़र्क समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसके अंदर मैंने लेट्स सपोज अपना एक कोई भी इदारा जो है ना वो कायम कर लिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कायम कर ली और मैंने बिजनेस शुरू किया, रेवेन्यू जनरेट करना शुरू हो गया। लेट्स सपोज अ पान शॉप, पान की दुकान जो होती है, मैंने बनाई और मैंने शुरू कर दिया। दूसरा पार्टनरशिप, सही। ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं जी कि हम अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है वो शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं और इसके अंदर इतना प्रॉफिट और इतना लॉस वो सारा कुछ डिसाइड हो जाता है। उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, फर्म, एंटिटी। अच्छा, तीसरा है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी। कि मैं अपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इट इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स और इट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या पर्सपेक्टिव होता है इन तीनों एंटिटीज को। सही। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये होता है कि आम तौर पे आप अपना एक एनटीएन बनवाते हैं एफबीआर से कि जनाब मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, ये लोकेशन है, बस दैट्स इट। आपके एनटीएन पे ही जो है ना आपकी इनकम टैक्स चार्ज भी होती है, सेल्स टैक्स का चार्ज भी होती है, एक आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आ जाती है। ऑल यू हैव टू डू इज आप सिंपल सिंपल वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर जो है ना वो आपने हर साल जो है ना रिटर्न फाइल कर दी, इतना पैसा आया, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, दैट्स इट। अब सही। यहाँ पर इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा वे है जिसके अंदर आप चलते हैं। नुकसान ये है इसका कि अगर लेट सपोज कल को आप कोई भी आपकी डिफॉल्ट कमिट करते हैं कोई भी लेन देन के मामले में,
तो वो आपके सारे एसेट्स अपनी रिकवरी के लिए अटैच कर सकते हैं, चाहे वो आपके ज़ाती हैं, तो चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। सो लेट्स अच्छा। सपोज अगर मेरी पान शॉप है, मैंने एक लेन देन के मामले में, या लेट्स बैंक की यहाँ पे लगा लेते हैं, बैंक से जो है ना वो लोन लिया था, तो बैंक यहाँ पर जो है ना मेरी पान की वो शॉप तो बेचेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर मेरा घर है, वो घर को भी अटैच करवा सकता है, मेरी गाड़ी है, वो गाड़ी को भी अटैच करवा सकता है। अलगर्ज मेरा कोई भी एसेट जो है ना वो उसे अटैच करवा कर बेच सकता है। सही। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर आए तो पार्टनरशिप के अंदर अपना दो किस्म की पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप रजिस्ट्रार है, वो बैठता है, हम पार्टनरशिप जो भी बनाते हैं उसको जाके वहां पे रजिस्टर करा देते हैं जी कि ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। एनटीएन के साथ साथ एनटीएन भी है, पार्टनरशिप भी एक हमारी बन जाती है, जिसके अंदर कल को ये होता है कि अगर कोई पार्टनर कोई करना चाहे, कोई ऐसे लिटिगेशन अराइज हो जाए, डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो क्योंकि पार्टनरशिप एक गवर्नमेंट एंटिटी के पास रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर सारे के सारे रूल्स डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो कोर्ट को सॉल्व करने में आसानी होती है। अच्छा, पार्टनरशिप जो है ना, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आ गई है। ठीक। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी है और एक जनरल पार्टनरशिप है। आम पार्टनरशिप में ये है कि आप जितना भी लेट सपोज लेन देन के मामले करते हैं, वहां पर आपका मामला लिमिटेड नहीं है, वो आपके पर्सनल एसेट्स को भी जो है ना वो अटैच करवा सकते हैं, या पर्सनल एसेट्स तक भी वो एक्सेस रख सकते हैं जब आप लेन देन के मामले में कहीं पे डिफॉल्ट कमिट करें या कोई भी मामला जो है ना वो। सही। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि जो भी जिन जिन के शेयर्स हैं ना, वो सारे के सारे लिमिटेड हो जाते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के पास पार्टनरशिप हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी एज सच कोई रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नहीं है, बस आपका जो एनटीएन नंबर है एफबीआर के पास, आप उसके थ्रू चल रहे होते हैं। अब आ जाए तीसरी चीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन करता है। सही। इवन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी जो है ना वो एसईसीपी के साथ ही रजिस्टर्ड होगी। सही। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को करेगा। सिंगल मेंबरशिप कंपनी है आपकी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन सब की रजिस्ट्रेशन सॉरी इन सब की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान वगैरह जो है ना वो करते हैं। सही। सो लेट्स जब आप सपोज आप चाहते हैं कि मेरी जाती एसेट्स को, जिस तरह हम कहते हैं ना एक हमारी पब्लिक लाइफ है और एक हमारी पर्सनल लाइफ है, तो मेरी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है ना उसकी हद तक किसी को वो एक्सेस ना हो। ये कंपनी है, इसकी एसेट्स हैं, इसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है, जो भी लेन देन का मामला है टू दिस एक्सटेंट पे। शायद जी माजरत के साथ हम Q&A तो चल ही रहा है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन चल हो रहा है। जी जी तो एक भाई हैं हमारे कराची के कारोबारी हैं, हम मेरा रॉ मटेरियल का काम है, मेरी कंपनी लिमिटेड कंपनी है, हम चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम ड्यूटी भी पे करते हैं, ड्यूटी पे करने के बाद यहाँ टैक्सेस जब बेचते हैं उस पर भी टैक्सेस अदा किए जाते हैं। और मेरा दूसरा इदारा जो इस मटेरियल तैयार होने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसको बेचते हैं, तो हम 4 जगह टैक्सेस देने के बावजूद इनकम टैक्स के लोग आके हमें हर 6 महीने के बाद तंग करते हैं कि आप इसको जो है ना टैक्स दें, टैक्स दें, टैक्स दें। तो हम ऑलरेडी 4 जगह टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद हम पे लायबिलिटी आती है, इसकी क्या वजह? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ऐसे नहीं होता कि वो खुद आ जाए, दे हैव टू सर्व अ नोटिस। और अगर कोई देखें, टैक्सेशन, लॉ ऑफ टैक्सेशन जो है ना, इसको मैं आपको एक बात बता दूं, जी। ये इतना स्ट्रांग है कि इवन कोर्ट्स भी इसके अंदर जो है ना वो रिलीफ जो है ना वो गवर्नमेंट को देती है। एक तो पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं, दूसरा हमारी अवाम में से बहुत से लोग जो है ना टैक्स नहीं देते, हम्म। तीसरा जो है ना कोर्ट्स के अंदर जो है ना इवन इसका रेट्रो, लेट सपोज एक नया कानून आया जिसके अंदर साल 2 साल 10 साल पहले कोई टैक्स जो है ना वो भी लागू कर दिया, तो यू हैव टू पे इट। भाई 10 साल ये पहले तो ये नहीं था, बट इसका ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होता है। नाइंसाफी नहीं ये फिर? जी नाइंसाफी नहीं ये फिर?
देखिए, जो जो नाइंसाफ़ी वो ये कहते हैं, ये देखें आमतौर पे लगता किन के ऊपर है। जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने इससे लेवरेज लिया उस दौर में भी, उन्होंने इससे फ़ायदा भी तो लिया ना। और अगर वो और ज़ाहिर-सी बात है, इसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि आया कि हाँ, जिन लोगों से ये टैक्स ले रहे हैं, आम बंदे की नहीं मैं बात कर रहा, मैं बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स की बात कर रहा हूँ। सही। ये उनके ऊपर ही ज़्यादातर लागू होता है। कहीं पे ठीक। नाइंसाफ़ी भी, वैसे शरीयत के लिहाज से देखा जाए तो देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ टैक्सेशन। जिज़िया का कांसेप्ट था ओनली टू द नॉन मुस्लिम्स। तो उस लिहाज से एक एक डिबेटेबल बात है, ज़ाहिर-सी बात है, ये स्कॉलर्स ही करेंगे। खैर, जहाँ तक बात है इनकी क्वेश्चन की, इनको सबसे पहली बात है कि इनकम टैक्स का क्यों आता है? आया कि इनके ऊपर तो सेल्स टैक्स लगता होगा, क्या? क्योंकि ये रॉ मटेरियल बनाते हैं, उसकी सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो तो हर मंथ इनको जो है ना वो उसका करना होता है। पहली बात है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इनका सेल इनकम टैक्स से क्या रेलेवेंसी है। ऑफ अब मैं कोर्स थोड़ी इस सी वजाहत दे ये है एक प्रोडक्ट, इसका जो दाना है वो आता है चाइना से। जी, अच्छा, जी। ये अच्छा, अच्छा। वो किसी को बेचते हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स पे कर दिया। अब जब इन्होंने रॉ मटेरियल किसी को दे दिया, तो उसने इस शेप की एक प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए इन्हीं की दूसरी कंपनी को दे दी कि आप इसको बेचो। तो उसके ऊपर ऑलरेडी वो भी सेल टैक्स और इनकम टैक्स जो आप कहते हैं फैक्ट्रियों पे लगता है, जो फैक्ट्री से जब माल बाहर जाता है वो हो गया। अब ये कहते हैं 4 जगह तो हम इसमें टैक्स दे चुके हैं, तो वो ये कहते हैं कि तुम 1 लाख बनाते हो और 10,000 शो करते हो, तो इनकम टैक्स या माल हमें दो ताकि मामला ठीक हो सके। अच्छा, ये चीज़ जो वो कहते हैं कि जी तुम 1 लाख बनाते हो, 10,000 शो करते शो हो, करते हो। तो उनके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है? हाउ हाउ दे आर सेइंग इट? अगर पर्सन टू वो इसको पर्सन कर रहे हैं ना, तो फिर तो आप उनके अगेंस्ट जो है ना वो रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हो सकती और है, लीगली कर सकते हैं ना। ये लीगली हो सकती है, जो भी आपके वहाँ पे रिट पिटीशन है, फाइल अ रिट पिटीशन अगेंस्ट देम दैट दे आर हैरेसिंग यू थ्रू दिस थिंग। और अगेन मैं यही बात कहूँगा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि क्या उन्होंने कोई लीगल एडवाइजर इस पॉइंट के हवाले से रखा हो अपनी कंपनी के लिए? मेरा अगर ख्याल है इन्होंने नॉर्मली। लीगल एडवाइजर रखा हो जो इनकी बिहाफ के ऊपर जाके एफबीआर से मिले, उनसे बातचीत करे और उन्हें कहें जी यू आर कमिटिंग हैरेसमेंट, so we can even initiate a criminal proceeding against you। जब इनकी तरफ से ये लॉयर, देखिए जब आप इतना माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे आपका काम चल रहा है, तो आपने लीगल एडवाइजर अभी तक क्यों नहीं रखा? एक क्वेश्चन है। एग्री। वो ही एग्री। लीगल एडवाइजर जाके जब इनसे डील करेगा, तो आई एम वेरी श्योर कि इनका ये जो टेंशन है ना ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि ठीक जब है। कंपनी के बिहाफ के ऊपर एक लीगल एडवाइजर जाके वहां पे प्रोसीड करेगा, परसू करेगा मैटर, तो वो देखेगा, वो एफबीआर की अथॉरिटी से बैठ के बात करेगा कि भाई आप ये चीज लीगैलिटी कमिट कर रहे हैं, आप क्यों आज 6 महीने बाद आके हमें परेशान कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइल अ रिट पिटीशन अगेंस्ट यू, वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू कि आप अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर। तो आई एम वेरी होपफुल कि इनका बहुत से मामला जो है ना वो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, एक और है, प्राइवेट बिल्डिंग, प्राइवेट प्रमिसेस अगर कमर्शियल में यूज होती है, तो उसके ऊपर क्या कमर्शियल इन वो प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू होगा? देखें बिल्कुल होगा। अच्छा, आप तो एक उस पहली बात तो ये है कि वो आपको इस मामले में सैंक्शन कर सकते हैं, वो आपको फाइन कर सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी जो जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या पटवारी या जो भी उसकी उस जगह का एप्लीकेबल अथॉरिटी है, उसने उस जगह को जब रेजिडेंशियल डिक्लेयर किया हुआ है, आप उसे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। ओनली दो ऐसे प्रोफेशंस हैं जो अपने घर को, जाती घर को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, एक डॉक्टर और दूसरा लॉयर्स। अच्छा, लॉयर ये अपने घर एग्जाम्प्ट के है। अंदर, ये दे आर एग्जेम्प्टेड। ये ठीक। दो जो है ना एग्जेम्प्टेड। इसके सही। अलावा कोई शख्स अपने घर के अंदर कारखाना लगा के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल वाले अलहदा सैंक्शन करेंगे
एफबीआर वाले आपको लहदा सैंक्शन करेंगे, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी या जोन सी अथॉरिटी है रेलिवेंट जिसने उसको रेजिडेंशियल किया हुआ एंड यू आर यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस, वो आपको लहदा सैंक्शन करेंगे। तो दैट इज वेरी रिस्की थिंग कि अगर आप इस तरह काम कर रहे हैं। माँ सिवाय उसके क्या आप अंदरून शहर में रह रहे हैं, क्योंकि अंदरून शहर में सारी की इवन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी अब कमर्शियल है, तो एफबीआर वाले ऑफ कोर्स उसके ऊपर आपको फाइन करेंगे, टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज अ फाइन, आप एक ठीक है, इलीगैलिटी कमिट कर रहे ठीक है। हैं। अच्छा, अब कैरी करें, इतनी में कोई और सवाल आया तो मैं आपसे लेता हूँ। जी, मैं आपको ये बता रहा था लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी एससीसीपी के साथ बनाते हैं, तो यहाँ पर अब आपके पर्सनल एसेट्स जो है ना, जो आपने उस कंपनी से अलहदा किए हुए हैं वो अलहदा है, आपकी कंपनी के एसेट्स जो हैं जो बिजनेस डीलिंग के अंदर हो रहे हैं वो अलग है। अब यहाँ पे रिस्क जो है ना वो रिड्यूस हो गया कि लेट सपोज आउट ऑफ दैट बिजनेस अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं फ्रॉम दैट ऑन ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी, तो उसके अंदर एट मैक्स वो आपकी कंपनी को वाइंड अप करा सकते हैं, आपकी कंपनी के एसेट्स तक वो एक्सेस कर सकते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स को जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे। दिस इज द बिल्कुल। बेसिक आइडिया, जहां पर जो है ना वो एक कंपनी का कंसेप्ट जो है ना आता है। दैट्स व्हाई वी से कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जी सही। सवाल आ गया, सवाल ये है कि मैंने 1995 को एक कंपनी बनाई और कंपनी बना के उसका निल टैक्स रिटर्न दाखिल करता रहा 2019 तक, और फिर मैंने उसका लेटर लिख दिया कि ये कंपनी को बंद कर दिया जाए। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर सका, इवन दो कि मैं बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सका, मगर मुझे अब भी उसके लिए मैसेज आता है टैक्स रिटर्न का। मैं क्या करूं? नहीं देखें, ये तो उन्हें पर्सनली तौर पे जाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये इनका सेल्स टैक्स के ऊपर था, अगर सेल्स टैक्स के ऊपर था तो सेक्शन 29 के तहत इन्हें एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और उस फाइनल रिटर्न के अंदर वो लिखना पड़ेगा कि दिस इज द फाइनल रिटर्न पर्टेनिंग टू दिस। अगर ये इनकम टैक्स में चल रहा है तो इनकम टैक्स में तो भाई इनका जो जाती एनटीएन है उस पर तो दे हैव टू फाइल, वो तो चाहे आप सारी जिंदगी जब तक आप कर रहे हैं तब तक आपको एफबीआर के अंदर, मेरा अगर लेट सपोज मेरा अगर पर्सनल एनटीएन है, कंपनी अगर खत्म हो गई है तो उस कंपनी के खत्म होने का उन्हें सबूत देना पड़ेगा ना। आपने एससीसीपी से उस कंपनी की डी रजिस्ट्रेशन करवाई, उस डी रजिस्ट्रेशन का सबूत आपको लगा के एफबीआर को जमा कराना पड़ेगा कि ये कंपनी थी, ये डी रजिस्टर हो गई है, तो आप लिहाजा मेरे कंपनी के परटेनिंग जो भी आपके पास एनटीएन है ना उसको डी रजिस्टर कर लें। और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आया यहाँ पर आपने अपने पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल एनटीएन को तो नहीं आप कंपनी के नाम से लेके चल रहे थे, क्योंकि अगर आप अपना पर्सनल एनटीएन लेके चल रहे थे तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा, कंपनी खत्म ओके। हो जाएगी, वो खत्म अब नहीं क्योंकि होगा। क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल नहीं आया, मैं अपने तौर पर कर लेता हूँ कि एक मिसाल है, कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई उनको एनटीएन नंबर मिल गया और जी, उन्होंने कंपनी का 2019 में, NTN है। हाँ, कंपनी के ब्याह पे उनको एनटीएन नंबर मिल गया जिसमें मैं एज ए यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टर। सा कर देता हूँ। हाँ जी। लेट्स सपोज मेरा एक ऑलरेडी एनटीएन बना हुआ है, मैंने कंपनी बनाई, उस कंपनी का एनटीएन अलहदा से इशू होगा, नहीं, ये आपका इनका जाती एनटीएन। हाँ जो जी, मैं समझाऊँ ना, जो मुझे सवाल नजर आ रहा है उसमें कंपनी के बाद इनको एनटीएन नंबर मिला। वो कंपनी का ही एनटीएन होगा, वो हाँ, तो कंपनी के फिर ये है। एनटीएन, वो कंपनी के एनटीएन के लिए सबसे पहले तो उन्हें डी रजिस्ट्रेशन का एससीसीपी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि जी दिस इज नाउ नॉट अ रजिस्टर्ड कंपनी, डी रजिस्टर्ड। आई डोंट नो, ठीक है। मतलब कि जो उन्होंने सवाल किए मैं उसके अंदर से बता रहा हूँ, अगर इसके बावजूद भी उन्हें आ रहा है तो फिर आप उनके अगेंस्ट जो है ना वो कोर्ट में जाएं, कोर्ट में सही। जाके कहें कि मैंने डी रजिस्टर करा दिया, स्टिल दे आर सेंडिंग मी, अंडर विच सही। अथॉरिटी। तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई गिरफ्तारी हो जाएगी या उनकी कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। बस असल में आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मामलात को देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स रिटर्न का भी शायद टाइम चल रहा है इस वक्त, एक्सटेंड हो गई है 15 अक्टूबर तक की टैक्स 15 अक्टूबर रिटर्न।
हाँ उसकी, तो इस वजह से मेरा ख्याल भाई ने ये सवाल किया। मैं सजेस्ट जी। करता हूँ एक ऑन अ लाइटर नोट एक ना चीज सजेस्ट करता हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं कोई इनकरेज कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट हम्म। ऑन अ लाइटर नोट सही। कि अव्वल तो आप रिटर्न फाइल ही ना करें, एनटीएन ही ना ले। लेकिन अगर आपने अपने ढोल गले में डाल लिया तो फिर अब आपको हर साल बजाना पड़ेगा, ओ, फिर उसको हर साल बजाएं। ठीक है, तो भले नील भी चला जाए। नील भी चला जाए। और मेरा ख्याल है अब तो मैं आपको बेसिकली जिस तरफ लेके आना चाह रहा था ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं प्लीज। आपको इसी तरफ लेके आना चाह रहा था। देखिए, अब चीजें जो है ना वो सारी की सारी हो गई हैं ऑनलाइन। आप अपना एनटीएन नंबर, आईडी कार्ड नंबर लगाएं, पासवर्ड लगाएं, आपका ओपन हो जाएगा। वहां पर जाएं, जो एक्सपेंसेस हैं आपके, जो आपने आपने कमाया या जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे डालें। वो जब जीरो जीरो हो जाएगा तो आप उसे फाइल कर दें, उसको सबमिट करा दें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही। आजकल हर बंदा जो है ना, हर दूसरा बंदा जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, कंप्यूटर यूज करते हैं और वो कंप्यूटर के ऊपर जो है ना वो सारा कुछ करते हैं। तो क्यों नहीं रिटर्न फाइल करते? इसी सही। तरीके से कंपनी है, एससीसीपी के साथ आप अपना ईमेल दें, जिस ईमेल के पे आपने कंपनी बनानी है, अपना आईडी कार्ड दें, अपना नंबर दें, आप रिक्वेस्ट फॉर नेम भेजें, उसके अंदर 3 नाम लिखें जो आप समझते हैं कि होने चाहिए। उन 3 नामों में से जो अवेलेबल नाम होगा एससीसीपी आपको भेज देगी। ऑनलाइन ही आपने उसके पैसे जमा कराने हैं, ऑनलाइन ही नाम जनरेट होगा, ऑनलाइन ही आपने पैसे, मैनुअल भी हो सकता है, आप बैंक में डायरेक्ट जाके भी पैसे उसके जमा करा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी हो सकता है अगर आपके पास बैंक अकाउंट है। सही। आप ठीक। उसके अंदर अच्छा, जाएंगे, ऑनलाइन ही आपको। सवाल आ जी, गया। सवाल ये कि मैं चैरिटी रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? क्या कंपनी मुझे पहले बनानी पड़ेगी या डायरेक्ट मुझे चैरिटी स्टेटस मिल सकता है? नहीं, जो चैरिटी या एनजीओ है ना, उसके लिए वो अलहदा से इदारा है। एनजीओ के हवाले से मैंने इसका एक अर्सा पहले काम भी किया था। हम्म। उस इदारे के साथ एनजीओ जो है ना वो आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी, और आप उसे कंपनी भी बना सकते हैं। कंपनी के लिए वो अलहदा से होगा, उसके अंदर आपका एससीसीपी के साथ होगा। और एनजीओ के लिए या चैरिटेबल जो आप बनाते हैं ना, उसके लिए वो अलहदा से रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। हर प्रोविंस की अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, और वहाँ से जाकर रजिस्टर कराएंगे। और एनजीओ रजिस्टर कराना कोई आसान काम नहीं है अच्छा। पाकिस्तान में। ओके। आप वो विजिट करेंगे, वो सारी चीजें आपकी देखेंगे, आपका मकसद क्या है चैरिटी, क्योंकि लोग इसी तरह टैक्स एवेजन कर रहे हैं ना, सही। तो वो उसका सही एक क्या। लंबा प्रोसेस है। तो जस्ट फॉर माय नॉलेज के, ये भी क्या वोकला के ज़रिए होगा किसी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स लॉयर्स के थ्रू होगा। आप उसके अंदर वो फाइल करेंगे, आपका मेमोरेंडम आर्टिकल और वो सारा कुछ होता है, ये लॉयर्स के थ्रू ही होता है। दूसरा, इसके अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी प्रॉपर रिपोर्ट जाती है, फिर सिक्योरिटी एजेंसीज में से और वो रेलेवेंट अथॉरिटी जो है ना वो विजिट करती है आपकी जगह को। लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदे ने कॉल सेंटर बनाना है, वो कंपनी बना ले, लेकिन वो कंपनी एससीसीपी से रजिस्टर्ड करा लेगा। लेकिन अगर उसने कॉल सेंटर बनाना है तो ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, वो एक अलहदा अच्छा। से एंटिटी है जहाँ पर आपको जाके उन्हें एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, तो वो आपको जो है ना वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो उसके ज़रिए से जो है ना वो आप उसको रजिस्टर कराएंगे, वो आपको विजिट करेंगे। तो उसके अंदर जो है ना वो फिर आके देखेंगे, आपको उसकी फीस सबमिट करानी पड़ेगी, 20,000 है सबमिट। तो आपका कॉल सेंटर जो है ना वो रजिस्टर कर लेंगे, वो देखेंगे ना कि आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो एनजीओ या इसके अंदर जो है ना ये देखती है सोसाइटीज एक्ट। ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ना, जिस तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये उसी का ही एक इदारा है जो एनजीओ या इस तरह की वेलफेयर, सोशल वेलफेयर जो है ना उसको करता है। तो आपको वो उसके थ्रू जो भी इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी ना, जो भी आपकी रेलेवेंट होगी, वहां पे जाके आपको एनजीओ कराने को। कंपनी अच्छा। बनाना है आपने, उसको कंपनी बनाना है, कंपनी एक अलग चीज है। आप एससीसीपी के अंदर उसको कंपनी बना के चलाना चाहते हैं, वो एक अलग रजिस्ट्रेशन है। और एनजीओ की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो एक सेपरेट थिंग है। सही। सोहेल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वाइंड अप कर दें, क्योंकि 25 मिनट हुआ चाहते हैं लगभग, तो इसमें लोगों की दिलचस्पी हमारे साथ बनी रहे, और ताकि हम अगले प्रोग्राम को जो है ना इनको मजबूर करें कि ये हमारी तरफ आएँ। और हाँ, सबसे पहले
आप भी रिक्वेस्ट करें, मैं भी करूँगा कि ये प्रोग्राम मालूमाती है और बगैर किसी उसके ले लो लहार के और बगैर लालच के आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, ताकि सवाल जब आप भेजें तो ऐसा नहीं कि शो के दौरान भेज दें, अगर 2-4 दिन पहले भेज दें ना तो उससे ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है कि हम आपको एक मुफस्सल अंदाज में जवाब दे सकें। जी। बिल्कुल, मैंने तो बल्कि आपसे जब एक डिस्कशन हुई थी तो मैंने कहा था कि हर महीने का एंड जो होगा ना वो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस को दूं, बजाय इसके कि मैं कोई टॉपिक जो है ना करूं। लेकिन ये तो अब अवाम पे डिपेंड करता है कि अवाम जितना सुनती है, कितना वो जानना चाहती है, उसके अकॉर्डिंगली वो सवाल कर दें और उस इंशाल्लाह जो है ना हमें सेंड करें। हम इंशाल्लाह उसका जो है ना कानूनी तौर पे रेलेवेंट अथॉरिटीज़, रेलेवेंट लॉज के मुताबिक जो है ना इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। और मैं ये कहूँगा कि जो भी आपने बिजनेस करना है, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इसके अंदर आपकी एडवाइजरीज होनी चाहिए। लेट्स सपोज रिटर्न फाइल करनी है तो आपके पास जो है ना वो एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होनी चाहिए जो इसको देखती है, ये उनकी स्पेशलाइजेशन है। तो कुछ लॉयर्स भी करते हैं लेकिन स्पेशलाइजेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसी तरीके से कोई लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो वहाँ पे लॉयर्स हैं। तो कंपनी के मामलात हैं जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखने हैं, लीगल कंप्लायंस करनी है तो उसके अंदर लॉयर्स हैं। तो आप ये चीज़ों को देखें और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने लॉयर्स के थ्रू करें, आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करें। आपकी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू, इदारों के हद तक जो भी उसकी कंप्लायंस होगी वो आपके लॉयर्स, आपके कंसल्टेंट्स जो है ना वो इस चीज़ को देखेंगे। एक जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज मैं खुद सवाल कर रहा हूँ, अगर कोई फर्म कोई लोग या कोई इदारा या कोई पर्सन आपके पास आता है कि मैं इसको रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ, तो लगभग तमाम फीसें मिला के एक लॉयर की भी, तो उसको क्या इसकी कॉस्ट आ जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ तो इंग्लैंड में 40 to हर चीज़ 50,000। हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है। जी, 40 ऑनलाइन to 50। मौजूद है लेकिन आप अपने शेयर्स कितने डिक्लेयर करते हैं, इट कैन टेक 40 to 50,000। ठीक एक आम लॉयर ठीक की फीस मिला के भी और वो सारा कुछ जो है ना करके कर करा के आपका 40 से 50,000 रुपये एक आम कंपनी के ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है ना वो हो जाता है। और यही अगर हम चैरिटी स्टेटस कोई लेना चाहे तो उसका टाइम फ्रेम कितना है, कितना टाइम लगेगा और उसकी क्या लगभग अखराजात आ आम जाएंगे? तौर पे जो है ना 2 से 3 माह लग जाते हैं। 2 से 3 माह कंपनी को तो आपके 1 वीक लग जाएगा, एक एक वीक हफ्ते के लगे। अंदर खत्म। लेकिन ये जो ठीक चैरिटी वाला है ना, ये क्योंकि थोड़ा इसके अंदर खास तौर पे नेशनल इलेक्शन प्लान के बाद से ना इसके अंदर थोड़ी सख्तियां हैं कि एनजीओज यहाँ पे वर्क कर रही हैं, किस पर्पस के लिए बनाई गई हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, उनका अपना क्या स्टेटस है। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो इसी तरीके से दहशतगर्दी कर रहे हैं ना चैरिटी शो करके। हम्म तो इस चीज़ के लिए जो है ना थोड़ी सख्ती है, सिक्योरिटी एजेंसीज देख रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना उस पर अमल हो। सर, योर कॉल। मेरा ख्याल है आज का प्रोग्राम जितना हम इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव बना सकते थे आपने भरपूर कोशिश की। लोगों ने 4-5 ने बड़े अच्छे सवाल किए हैं, अब वो काफ़ी लोगों को शायद उससे मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे आपके जवाबात से। नेक्स्ट प्रोग्राम बताइए किस पे करेंगे, कहाँ और क्या होगा, हम थोड़ा ये भी आपसे जान लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ना उसके ऊपर आपको बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई एम वर्किंग ऑन सम प्रॉपर्टी मैटर्स, प्रॉपर्टी ओ लॉज के मुतालिक जो है ना, क्योंकि हम में ठीक से हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है ना वो प्रॉपर्टी के मुतालिक जो है ना कोई प्रॉब्लम जब पेश होती है, हमारे यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे जो मामलात होते हैं, तो मैं आई एम थिंकिंग कि मैं प्रॉपर्टी लॉज के ऊपर जो है ना वो इसको करूँ। फिर जो कोर्ट के अंदर प्रॉपर्टीज के केसेस पेंडिंग हैं उनके हवाले से थोड़े से आगाही दूं लोगों को, सो दैट के लोग जो तो है ना इन चीज़ों को समझें। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की परेशानियों को भी मद्देनजर रखें, बहुत जी हज़ारों बिल्कुल, केस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसके ऊपर जो है ना वो जरूर जो है, बल्कि इनफैक्ट आई विल शेयर माय फैमिली, जो मेरे फैमिली है ना उसके हवाले से, वो भी उनका भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे कब्जे हुए थे, तो वो भी जो है ना किस तरीके से वो मामला सारे हुए, मैं उस चीज़ को भी देखूंगा और कितने अरसे में हुए, क्या मामला था। तो इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम इसके ऊपर करेंगे और इसी को जो है ना डिस्कशन लाएंगे। जज़ाकल्लाह सोहेल, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम और आज की मालूमात लोगों के लिए अहम रही होगी और उनके लिए जो इसको जानना और समझना चाहेंगे। आपका शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। और मेरे बहुत ही मोहतरम बहुत बड़ी नाम है सहाफ़त में, रज़ा सईद साहब ने ग्रेट का लफ्ज़ भेजा है, मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है और ये ग्रेट यकीनन आपके लिए भी है
क्योंकि आप हमारे थैंक यू। इस फिल्म के जो है ना, इस स्टेज के और इस प्रोग्राम के हीरो हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट सैटरडे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।